गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 14 की, लेसन नंबर 14 की बात करते हैं, जिसका नाम है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। इंग्लिश में अगर बात करें पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, क्या नाम हो, एनिमल्स हो जाएगा। चैप्टर का नाम है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। ठीक है, पाद और जंतु, हम ऑर्गेनिजम्स जब पढ़ते हैं, मतलब जीव जब पढ़ते हैं तो जीव के दो प्रकारों की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं प्लांट्स और एक बात करते हैं एनिमल्स, अर्थात जंतु और पादप। जिनके अंदर प्लांट सेल होती हैं उनको क्या बोला जाता है, पादप, और जिनके अंदर एनिमल सेल होती हैं उनको क्या बोला जाता है, जंतु बोला जाता है। तो इनका महत्व क्या होता है, पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी हैं। बहुत उपयोगी हैं। आप लोग 10वीं क्लास में इतना समझते हो, लेकिन फिर भी चैप्टर में जो दिया हुआ है वो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में बहुत ही जो वैज्ञानिक नाम है वो दिए हुए हैं बहुत सारे, वो आपको याद होने चाहिए, वो हम याद करेंगे, जिस तरीका उनका अपनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पादपों का महत्व पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। ठीक है, सबसे पहले पादपों का हम आर्थिक महत्व पढ़ेंगे कि पादप हमारे लिए कैसे आवश्यक हैं। तो देखिए, जीवन यापन करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किस किस की, रोटी, कपड़ा और मकान। एक अमिताभ बच्चन की इस नाम से फिल्म भी है। ठीक है, तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की जगह भोजन भी लिख सकते हो, भोजन, कपड़ा और मकान। ये तीनों हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। ये तीनों हमें किससे प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं। कैसे, अगर हम रोटी या भोजन की बात करें तो पादपों के द्वारा बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो हमें खाद्य पदार्थ वो मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो तेल मिलता है, तेल खाद्य तेल हो गया। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, प्रोटीन, ठीक है, फल, सब्जियां, बहुत सारे हमें भोजन के रूप में मिलते हैं, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें कपड़ा, तो पादपों से रेशा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है, और उस रेशे से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। रही बात मकान की, फिर मकान कैसे बनते हैं, तो मकान के लिए पादपों की क्या काम में ली जाती है, लकड़ी काम में ली जाती है, और उस लकड़ियों से मकान भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार पादपों का हमारे जीवन में बहुत ही आर्थिक महत्व है, जो हमारे तीनों आवश्यकताओं, भोजन, कपड़ा और मकान के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम इनकी विस्तार से बात करेंगे। क्या करेंगे, इनकी विस्तार से बात करेंगे। एक होता है पादप आर्थिक विज्ञान, ठीक है, या आर्थिक विज्ञान की बात कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो भी आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो है, देखिए, आर्थिक वनस्पति विज्ञान इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक बॉटनी। इंग्लिश में वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान को क्या बोला जाता है, बॉटनी। तो इकोनॉमिक बॉटनी। आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है,
वह विज्ञान जिसमें पादपों का आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है। पादपों के आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी विज्ञान होती है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। ठीक है, इसी के अंदर हम पादपों के आर्थिक महत्व की बात करते हैं। अब देखिए आगे इसकी बात करते हैं। रूप से महत्वपूर्ण पादपों को, ठीक है, निम्न वर्गों के अंदर बांटा गया है। जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप होते हैं उनके लिए वर्ग बनाए गए हैं, और वो वर्ग जो हैं वो मुख्य 3 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। अनाज, दूसरा अगर हम बात करें तो औषधीय पादप, तीसरा अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थ पहला, दूसरा औषधीय पादप, तीसरा इमारती काष्ठ व रेशे संबंधी। खाद्य पादप की हम बात करेंगे सबसे पहले। इनके बारे में पहले थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि ये होते क्या हैं, फिर इनकी विस्तार से हम बात करेंगे उदाहरणों सहित। खाद्य पादप। खाद्य पादप ऐसे पादप जो हम भोजन के रूप में काम लेते हैं। किसके रूप में काम लेते हैं? भोजन के रूप में काम लेते हैं, जो हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे पादप खाद्य पादप कहलाते हैं। जैसे हम बात करेंगे, अनाज की बात करेंगे, दालें, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, ठीक है, फल आदि जो है वो खाद्य पदार्थों के रूप में पादपों को काम में लिया जाता है। अनाज है, दालें हैं, तेल हैं, मसाले हैं, पेय पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब काम में लिए जाते हैं। आप नाम लेते ही आप लोग समझ गए। इसके बाद में देखिए औषधीय पादप। ऐसे पादप जो औषधि बनाने के काम आते हैं, दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? औषधीय पादप कहा जाता है। जैसे अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गूगल, सफेद मूसली आदि, ये सब औषधि का महत्व रखने वाले पादप होते हैं, जिनसे औषधियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद 3 नंबर जो है हमारा वो है इमारती काष्ठ व रेशे संबंधी। इमारती काष्ठ व रेशे संबंधी जैसे सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, कपास, जूट आदि, ये हमारे रेशे संबंधी और इमारती काष्ठ, सागवान, शीशम, रोहिड़ा तो इमारती काष्ठ के रूप में, साथ में खेजड़ी और कपास, जूट किससे संबंधित है? रेशे संबंधी है। तो इनके हम विस्तार से बात करेंगे इस चैप्टर में पादप आर्थिक महत्व के अंदर। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं, जो क्या है? खाद्य पादप। कि खाद्य पादप जो है वो कौन से होते हैं? खाद्य पादप वे होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात हमारे शरीर को जैविक क्रियाओं के लिए वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, बहुत सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा है वो भोजन से मिलती है। ये निम्नलिखित है, इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अनाज की बात करेंगे। अनाज जो होते हैं ये घास कुल के सदस्य हैं। कौन से कुल के सदस्य हैं? घास कुल के सदस्य होते हैं, या ग्रेमिनी या पोएसी भी बोला जाता है। इनके कुल को क्या बोला जाता है? ग्रेमिनी या पोएसी बोला जाता है। उस कुल के ये सदस्य होते हैं। ये अनाज जो होते हैं इनसे हमें स्टार्च प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? स्टार्च प्राप्त होती है। ये स्टार्च के प्रमुख स्रोत, वैसे हम विटामिन की बात भी करेंगे आगे, प्रोटीन की बात भी करेंगे, लेकिन अनाज जो है वो किसका प्रमुख स्रोत होते हैं? स्टार्च का प्रमुख स्रोत होते हैं। अब अनाज के अंदर कौन कौन से आएंगे पादप? तो गेहूं है, चावल है, इनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम गेहूं की बात करेंगे। 1 नंबर किसकी बात करेंगे? गेहूं की बात करेंगे। गेहूं का सबसे पहले जो भी हम पादप पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, उसका वैज्ञानिक नाम आपको आना चाहिए। तो गेहूं आया है, इसका होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? गेहूं का। ठीक है, व्हीट जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये एक रबी फसल है। कैसी फसल है? रबी फसल। ठीक है, इसकी उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें कि इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, तो इसकी उन्नत किस्में हैं सोनालिका है, कल्याण सोना है, सरवती सोनारा है। ये इसकी उन्नत किस्में हैं। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम
एवं उसकी 2 उन्नत किस्मों के नाम बताइए। तब आपको क्या बताना होता है कि ये वैज्ञानिक नाम टिट्रिकम एस्टाइवम तथा रबी फसल है अगर पूछा तो, वरना आपको लिखना है उन्नत किस्में जो हैं वो सोनालिका, कल्याण सोना या सरबती सोनारा में से कोई भी आप 2 लिख सकते हो। तो ये तो बात हुई अनाज की। अब 2 नंबर बात करते हैं चावल की बात करते हैं। तो चावल का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ओराइजा सेटाइविया। क्या नाम होता है? ओराइजा सेटाइविया नाम होता है किसका? चावल का। ये खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल है। भारत में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत में क्या है? प्रथम स्थान रखता है। उत्पादन की दृष्टि से क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। किसमें? उन्नत किस्मों की अगर हम लोग बात करें, उन्नत किस्मों की अगर बात करते हैं तो बासमती, श्रवणदाना, जया, रत्ना, सोना आदि। ठीक है, बासमती चावल सुना होगा आपने, श्रवणदाना, जया, रत्ना, सोना आदि उन्नत किस्में इनकी मिलती हैं। अब 3 नंबर बात करते हैं मक्का। बिल्कुल इजी सा नाम है, वैज्ञानिक नाम जियामेज। क्या नाम है? जियामेज। ये खरीफ की फसल भी, यही क्या किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है, इसकी उन्नत किस्में अगर बात करें तो विजय, शक्ति, रतन आदि होती हैं। विजय कोमा शक्ति कोमा रतन आदि इसकी जो है उन्नत किस्में होती हैं। इसके बाद हम बात करें बाजरा की। तो बाजरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम टाइफाइडिस। पता होना चाहिए हमें क्या होता है वैज्ञानिक नाम? पेनिसिटम टाइफाइडिस। ठीक है, ये एक खरीफ की फसल है। इसे मोटा अनाज या गौण अनाज भी कहा जाता है। मोटा अनाज या फिर क्या कहा जाता है? गौण अनाज भी कहा जाता है। दालों की बात करते हैं आगे। अनाज हमारा पूरा हो गया। अनाज के अंदर हमने गेहूं, चावल, मक्का और बाजरे की बात की। प्रश्न आएगा कि इन्हीं 3 अनाजों के वैज्ञानिक नाम बताइए। साधारण नाम व वैज्ञानिक नाम बताइए। तो आपको इनमें से कोई 3 नाम लिखने और उनके वैज्ञानिक नाम भी लिखने पड़ेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दालों की। दालों की जब बात करते हैं तो ये प्रोटीन का, जबकि हमने अनाज की बात की तो किसका स्रोत था? स्टार्च का। जबकि अगर हम बात करते हैं दालों की तो ये किसका स्रोत होती हैं? प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। लेग्यूमिनेसी कुल में पाई जाती हैं। कौन से कुल में? लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य ये होते हैं। इस कुल के सभी सदस्य दालें होती हैं। चना की पहला दालों के प्रकारों की बात करते हैं। दालें कौन कौन सी होती हैं? पहला है चना। वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एराइटिनम। साइसर एराइटिनम। ये एक रबी की फसल होती है। कैसी फसल होती है? रबी की फसल होती है और ये प्रथम स्थान रखती हैं। क्या रखती है? विश्व में प्रथम स्थान रखती हैं। ठीक है, दालों का राजा, इसे क्या कहा जाता है? दालों का राजा कहा जाता है। चने को क्या कहा जाता है? दालों का राजा। एक बार प्रश्न आया था कि दालों के राजा किसे कहा जाता है? इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। दालों का राजा जो है वो किसको कहा जाता है? चने को कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? साइसर एराइटिनम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 2 नंबर अरहर। इसका वैज्ञानिक नाम केजन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, इसके बाद में मटर। इसके बारे में कुछ विस्तार से नहीं दिया हुआ तो आपको नहीं याद करना है। इसके बाद में मटर की बात करते हैं। पाइसम सेटाइवियम। हमने 3 नंबर जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर, ग्रेगर जॉन मेंडल वाले चैप्टर के अंदर मटर की बात की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पादप उद्यान मटर को चुना था, पाइसम सेटाइवियम को। इस पर उन्होंने लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे और 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया था। ठीक है, तो वो तीसरे चैप्टर की बात थी और यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, जो एक प्रकार की दाल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे मूंगफली। मूंगफली का जो नाम है वैज्ञानिक नाम एरेकिस हाइपोजिया। क्या नाम है? एरेकिस हाइपोजिया। भारत इसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत इसका क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें सोयाबीन। अगला सोयाबीन, इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम होता है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में क्या है?
सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। सोयाबीन के अंदर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार से हमने दाल और अनाजों की बात कर ली। दाल के अंदर हमने गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, और दालों के अंदर हमने चना, अरहर, मटर, मूंगफली और सोयाबीन की बात की है। अब हम देखते हैं आगे तेल उत्पादक, जो तेल उत्पन्न करने वाले पादप हैं उनकी बात करते हैं। किसकी? तेल उत्पादक पौधों की। तो तेल, सबसे पहले तेल की बात करते हैं। तेल जो होते हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि के बने हुए होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, अर्थात क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये होते हैं, हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल व एल्डिहाइड के बने हुए होते हैं। इनको मुख्य 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। खाद्य तेल, अखाद्य तेल और सुगंधित तेल। पहला है खाद्य तेल, अर्थात खाने योग्य तेल। ऐसे तेल जिनको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। तेल को कैसे खाया जाता है? क्योंकि तेल से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनती हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल। ठीक है, इस प्रकार से जो तेल हम खाने के रूप में काम लेते हैं उनको ये खाने योग्य तेल बोला जाता है। दूसरा बात करते हैं अखाद्य तेल, अर्थात ऐसे तेल जिनको हम खाने के रूप में काम नहीं लेते, जैसे अरंडी का तेल, तारपीन का तेल आदि। अखाद्य तेल कौन से? अरंडी का तेल और तारपीन का तेल। इसके बाद में 3 नंबर बात करते हैं सुगंधित तेल, अर्थात जिनके अंदर सुगंध आती है। गंध कैसी आती है? सुगंध। कपूर का, चंदन का तेल, लौंग का तेल, खस का तेल आदि तेल सुगंधित तेल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और जो है सब्जियां हैं, फल हैं, उनकी बात करेंगे।